हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाएँगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी आज का आपका जितने भी प्रश्न हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करेंगे बारी-बारी से। लेकिन बस दोस्तों उससे पहले ख़ास छोटी-सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए मेरे फ्रेंड्स, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो आपके पास सारा सेशन पहुँचता रहेगा सबसे पहले, ठीक है? चलिए, दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न हमारा कि संवाद स्वरों का वादन क्या कहलाता है? दोस्तों संवाद स्वरों की वादन क्या उसको हार्मनी कहेंगे, मेलोडी कहेंगे या गौण कहेंगे? क्या कहेंगे? दोस्तों यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा हार्मनी हो जाएगा क्योंकि जो आपका संवाद स्वरों का जो वादन होता है वो हार्मनी कहलाता है और मेलोडी क्या होता है? ये होता है इसमें क्रमिक स्वरों का वादन, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? क्रमिक स्वरों का वादन वो मेलोडी और गौण स्वर जो है मैंने पिछले सेशन में बताया था आपको याद होगा कि गौण क्या होता है? तो गौण के बारे में अगर बात करें तो ये आपके पाश्चात्य संगीत में विकृत जो है विकृत स्वर को कहा जाता है गौण स्वर, ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि स्त्रियों की गायन सीमा क्या कहलाती है? क्या हार्मनी कहलाती है, मेलोडी कहलाती है या अल्टो? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। स्त्रियों की जो गायन सीमा जो होती है उसे अल्टो कहते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, मैहर वाद्य वृंद के लिए अलाउद्दीन खान ने कितनी रचनाएँ की हैं? सबसे पहली बात है कि मैहर वाद्य वृंद जो है आपका इसकी रचना किसने किए हैं? तो अलाउद्दीन खान ने की हैं। ये चीज़ जो आपको ध्यान देना है और यहाँ जो है कितनी रचनाएँ की हैं? क्या 270, 240 या 260? इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 240, ठीक है? जैसा कि मैंने आपसे जवाब पूछा था, फिर मैंने कहा था कि आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊँगा। तो ये आपके लिए जो जवाब है 240 हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का कि विष्णु शर्मा के नाम से भी इनमें से किन्हें जाना जाता है? यानी कि विष्णु शर्मा के नाम से भी जो है कौन जाने जाते हैं? क्या राजा भैया पूछ वाले, सवाई गंधर्व या फिर पंडित भातखंडे? देखिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडित भातखंडे। इनको विष्णु शर्मा भी और चतुर पंडित भी, ठीक है? चतुर पंडित भी कहा जाता है इनको। और ये सवाई गंधर्व जो है ये आपके रामभाऊ कुंदगोलकर जी हैं, ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है कि ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या ये जहाजग्राम था या फिर बालकेश्वर था या कुरुदंतपुर? तो यहाँ पे जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जहाजग्राम, जो कि 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था जहाजग्राम में, ठीक है? बड़ौदा के निकट पड़ता है जहाजग्राम, ये बड़ौदा रियासत में है। तो यहीं 1897 से इनका जन्म हुआ था। एक और व्यक्ति हैं जिनका जन्म भी 1897 ईस्वी में हुआ था, क्या आप लोग जानते हैं? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैंने बता रखा है उस चीज़ को भी, ठीक है? देखिए बालकेश्वर में कहा जाता है कि भातखंडे जी का जन्म हुआ था। भातखंडे जी का जन्म हुआ था कब? 1860 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? बम्बई के बालकेश्वर नामक स्थान में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है छठा नंबर का कि संगीत रत्नाकर में इनमें से किसका उल्लेख मिलता है? भाई किसका? क्या 10 विधि राग वर्गीकरण, चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण या जाति के 10 लक्षण? यहाँ जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपके ये 10 विध राग वर्गीकरण का भी मिलता है, चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण का भी मिलता है, लेकिन जाति के 10 नहीं, अगर यहाँ पे रहता 13 लक्षण तो ये आपके सही हो जाते, लेकिन 10 है इसलिए ये आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है, राग तरंगिणी के लेखक लोचन कहाँ के निवासी थे? देखिए एक तो है कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो भाई लोचन है, ठीक है? तो कहाँ के निवासी थे? क्या ये गांधार के थे, मिथिला के थे या दक्षिण भारत के थे? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त, यानी कि ये मिथिला के निवासी थे और इन्होंने क्या है 12 थाटों के अंतर्गत 12 मेलों के अंतर्गत 75 रागों की उत्पत्ति मानी है। भाई इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे देखें अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी की मानी जाती है? जैसा कि दोस्तों मैंने कहा ना कि एक प्रश्न के साथ जो है एक्स्ट्रा प्रश्न करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक मैं एक्स्ट्रा करता नहीं हूं तो मुझे खुद ही संतुष्टि नहीं मिलती है। इसलिए जो है एक प्रश्न के साथ जो है मेरे सेशन में आपको एक्स्ट्रा देखने को हर सेशन में हर प्रश्न के साथ मिल ही जाता होगा, है ना? चलिए, तो दोस्तों बस यही आपका प्यार है और इसी तरह से आपका प्यार बना रहे, इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करते रहें। तो साथ ही करना क्या है, कुछ नहीं, वीडियो को लाइक जो है आप ज़रूर करते रहें। इसके लिए आपका कुछ नहीं लगता है, बस मेरा मोटिवेशन है दोस्तों वो ज़रूर बढ़ जाता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे जो जवाब होगा क्या होगा
कि कौन सी जो है ग्रंथ वो रचना उसकी 13वीं शताब्दी की मानी जाती है। क्या ये गीत गोविंद है, संगीत पारिजात है या फिर आपका संगीत रत्नाकर है। देखिए हम बात करेंगे गीत गोविंद तो ये 12वीं शताब्दी की है भाई। संगीत पारिजात की बात करेंगे तो ये आपके 17वीं शताब्दी की मानी जाती है। और संगीत रत्नाकर की बात करें तो यही ग्रंथ जो आपकी है 13वीं शताब्दी की मानी जाती है। और संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंगदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो अहोबल। चलिए आगे देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न है कि भातखंडे ने समूह गायन तथा वादन को क्या कहा है? समूह गायन या वादन, क्या वृंद कहा है, कुतुब कुतुब कहा है या फिर नचारी कहा है? इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका वृंद। एक चीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि कुतुब किसको कहते हैं, कुतुब की संज्ञा किसे दी थी भरत ने, और नचारी क्या होता है? ठीक है, आपको मैं सब करवा चुका हूँ, अभी हाल फिलहाल ही करवाया हूँ, इसलिए आपसे ये जो है प्रश्न जो है अभी जस्ट हम कर दे रहे हैं आपसे, ताकि आप लोग जो है कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग देखते हैं, इस चीज़ का जवाब आप लोग दीजिए, मैं भी ज़रा देखूं आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न है, राग दरबारी कान्हड़ा को किस थाट के अंतर्गत माना जाता है? तो क्या आसावरी होगा, मारवा होगा या भैरव होगा? तो राग दरबारी अगर कान्हड़ा की बात करेंगे तो इसका जो थाट होगा ये कौन सा? तो ये आपके थाट हो जाएंगे कौन सा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आसावरी। और आसावरी में क्या होता है? कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी का प्रयोग होता है। ये तीनों स्वर इसमें कोमल लगते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा आसावरी में। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि राग हमीर का थाट बताएं। कौन सा थाट है भाई? क्या कल्याण है, मारवा है या भैरव है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमीर जो है ये आपका कल्याण थाट का राग माना जाता है। और कल्याण में क्या होता है? कल्याण में तीव्र माँ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीव्र माँ का प्रयोग किया जाता है भाई। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न हमारा है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न है, पूछ रहा है कि चार ताल की संगति इनमें से किस गायन के साथ होती है? क्या ये ध्रुपद है, धमार है या फिर आपका टप्पा है? यहाँ जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ध्रुपद है। ठीक है, इसी में जो है आपके चार ताल का प्रयोग किया जाता है। और चार ताल कैसा है? तो भाई खुले बोल की ताल है। ठीक है, खुले बोल की ताल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, खुले बोल की क्या है? खुले बोल की ताल है। हम धमार की बात करेंगे तो धमार जो है धमार ताल में गायन होता है। ठीक है, और टप्पा की बात करेंगे तो ये आपका टप्पा ताल या पंजाबी ताल। ठीक है, इसमें इसका गायन होता है। धमार का मात्रा 14 पूछेगा तो, अगर टप्पा और पंजाबी का पूछे तो 16 मात्रा का ताल होता है। और ध्रुपद के साथ जो चार ताल की संगति होती है तो चार ताल में 12 मात्रा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न हमारा है कि रूपक ताल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए रूपक ताल के संदर्भ में यह सात सात यहाँ पे त होना था, सात मात्रिक ताल है। जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद पूछ रहा है कि इसके पहले मात्रा पर खाली होती है। जी हाँ खाली तो होती है, माना जाता है कि रूपक ताल के पहली मात्रा पे खाली होती है। इसमें इसके 3 विभाग हैं। हाँ बिल्कुल 3 विभाग हैं। विभाग क्या है जरा आप लोग लिखिएगा इसको कमेंट में कि इसके कितने विभाग में जो है कितने कितने मात्रा हैं। ठीक है, तो जवाब हमारा बनेगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सारे कथन जो है हमारा सही है, इसलिए एक से अधिक हमारा जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है, यति किसे कहते हैं? क्या लय के चाल क्रम को या फिर ताल के निश्चित बोल को या फिर क्रिया में लगे समय को? यहाँ पे किसे कहेंगे दोस्तों? चाल। तो ये आपके यति किसे कहेंगे? तो लय के चाल क्रम को। ठीक है, लय के चाल क्रम को हम लोग क्या कहेंगे? यति कहेंगे, इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ताल के निश्चित बोल को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे दोस्तों ठेका कहेंगे। और ये तो आपका कुछ है नहीं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि खंड जाति में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? देखिए खंड आप लोग पढ़े होंगे आप लोग, अगर ये चीज तो आपको पता होगा कि एक तो होता है त्रिस्थ होता है, त्रिस्थ। दूसरा क्या होता है? चतस्त्र होता है, त्रिस्थ चतस्थ। उसके बाद क्या होता है? खंड होता है। उसके बाद क्या होता है? मिश्र। उसके बाद क्या होता है? संकीर्ण। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है भाई त्रिस्थ में 3, चतस्थ में 4, खंड में 5, मिश्र में 7 और संकीर्ण में 9। तो भाई आइए, जब हमें सब याद ही है तो पूछा किसका है, आइए देखते हैं। खंड जाति में, तो भाई खंड में क्या है? खंड में 5 है। ठीक है, खंड में कितनी है? 5 है, इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि खंड जाति की मात्राओं में कितनी संख्या होती है? 5। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का, इनमें से कौन क्रिया के प्रकार नहीं है? हम लोग दोस्तों जानते हैं कि क्रिया जो होता है वो क्या होता है? क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जानते हैं कि क्रिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो कौन कौन है भाई? वो तो इसमें होना चाहिए, जो नहीं है तो पूछ रहा है प्रकार नहीं है। तो हम जानते हैं कि सशब्द क्रिया होता है, तो बिल्कुल होता है। एक निशब्द क्रिया होता है, तो हाँ ये भी होता है। लेकिन रुशब्द क्रिया जो है ये आपका नहीं होता है, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखेंगे 17 नंबर। तोड़ी के संप्रकृतिक राग को पहचाने, यानी राग तोड़ी के संप्रकृति राग को पहचाने तो कौन कौन सा होगा? क्या पुरिया धनाश्री होगा, विलास खानी तोड़ी होगा, या फिर आपका जौनपुरी होगा? तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त, यानी कि विलास खानी तोड़ी। तोड़ी का संप्रकृति राग तो विलास खानी तोड़ी ही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, क्या पूछा जा रहा है अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है, प्रश्न हमारा है 18 नंबर का कि वेंकटमुखी ने कितने मेल माने हैं? कितने मेल माने हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्या 76, 19 या 72? देखिए हम प्रचलित की बात करें तो कर्नाटक संगीत में जो है ये क्या है, 19 मेल क्या है, प्रचलित है, प्रचलन में है, ठीक है, प्रचलन में है। लेकिन अगर उन्होंने बात किया है कि वेंकटमुखी की, तो वेंकटमुखी ने कितने मेल, तो टोटल भाई आपको आंसर देना है क्या, 72 मेल माने हैं, ठीक है। भले ही आपके 19 जो है प्रचलन में है, लेकिन भाई ये उन्हीं के आधार पे है, 72 मेल है। और जो लास्ट वाला 72वां मेल है उसको क्या कहते हैं, मुखारी कहा जाता है भाई, मुखारी, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कितने संगीत पद्धतियां प्रचलित है? तो भारत में अगर संगीत पद्धतियों की अगर हम बात करेंगे प्रचलित, तो क्या 2 है, 3 है या 4 है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। एक तो हम लोग जानते हैं कि एक कर्नाटकी संगीत है और दूसरा कौन सा है, हिंदुस्तानी संगीत है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, 2 प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित है हमारे भारत में। आगे देखें अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, भाव संगीत को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो भाव को बात कर रहा है ना, भाव संगीत, तो क्या 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार? तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, कितने प्रकार के वर्गों में? तो इसका जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, भाव संगीत जो है ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है, भाव संगीत। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, 21 नंबर, संगीत के सामग्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? क्या यह ऋग्वेद है, अथर्ववेद है या सामवेद है? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संगीत के सामग्रियों का उल्लेख जो है आपके सामवेद में किया गया है, ठीक है। कौन सा वेद, सामवेद। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, 22 नंबर का प्रश्न है, मतंग ने नाद के कितने भेद बताए हैं? क्या 2 है, 3 है या फिर 4 है? देखिए नाद के अगर भेदों की बात करेंगे तो 2 हो जाता है ना, एक आपका आहत नाद और दूसरा क्या हो जाता है, अनाहत नाद। अगर इसकी विशेषताएं पूछे तो 3 हो जाएंगे, कौन कौन सा, एक तो आपका तारता, तीव्रता और उसकी नाद की जाति अथवा गुण, तो ये हो जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न है, नाद के कितने भेद बताए हैं मतंग ने? क्या 2, 3 या 5? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ये आपका 5, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब हो जाएगा। इन्होंने 5 प्रकार के भेद बताए हैं, किसके, तो नाद के। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है हमारा कि आहत नाद का प्रयोग इनमें से किसमें किया जाता है? क्या संगीत कला में, वास्तुकला में या फिर मूर्ति कला में? तो आहत नाद का प्रयोग जो है हम लोग जानते हैं कि किसमें, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या सॉरी ए, यानी कि संगीत कला में हो जाएगा आपका, ठीक है। और कला के कितने प्रकार दोस्तों, तो कला के 5 प्रकार माने जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का कि सितार पर 2 पर्दों को, 2 स्वरों को एक के बाद दूसरे स्वर को शीघ्रता से बजाना क्या कहलाता है? यानी सितार पर जब 2 स्वर बजाएंगे ना, तो मान लीजिए सितार का ये तार है, हम एक स्वर अगर बजाएं कोई शीघ्रता से, एक स्वर, तो एक स्वर के बाद अगर मान लीजिए हमें इस पे बजाना है दूसरा स्वर, तो अगर हम इसको बजाकर शीघ्रता से अगर इसको बजा दिए तो ये क्या होगा, क्या कहलाएगा, तो ये पूछा जा रहा है। तो ये कहलाएगा दोस्तों आपका जमजमा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सितार पर 2 स्वरों को एक के बाद एक शीघ्रता से बजाना क्या कहलाता है, तो जमजमा कहलाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों ये आपका 25 नंबर का, सितार पर रजाखानी गत समाप्त करने के बाद क्या बजाया जाता है? अगर हम रजाखानी गत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक तो आपका गत 2 प्रकार के हैं, एक आपका मस्जिद खानी गत और दूसरा रजाखानी गत, यानी कि एक विलंबित गत और दूसरा द्रुत है, ठीक है। तो ये तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि रजाखानी गत समाप्त करने के बाद क्या बजाया जाता है? क्या झाला बजता है, जमजमा बजता है या तोड़ा बजता है? जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजाखानी गत हम जैसे ही समाप्त करेंगे तो यहाँ पे क्या बजाया जाएगा, झाला बजाया जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, झाला। अब देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है हमारा कि रामकली और कलिंगड़ा किस थाट के राग हैं? रामकली और कलिंगड़ा क्या ये भैरवी हैं, खमाज है या काफी हैं? तो दोस्तों देखिए आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये रामकली और कलिंगड़ा किस थाट के हैं? जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ये भैरव थाट के राग हैं, भैरव थाट के राग हैं, ठीक है। चलिए, और भैरव में क्या होता है, रे और धा क्या होता है, कोमल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है, मोहन वीणा का आविष्कार किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? देखिए मोहन वीणा, वाद्य यंत्रों की अगर बात करेंगे तो उसमें एक मोहन वीणा का नाम है, जो कि किस वाद्य यंत्र का विकसित रूप है? क्या सितार का है, गिटार का है या सरोद का है? हम आपको बता दें कि इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका गिटार का जो विकसित रूप है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे मोहन वीणा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे क्या कौन बजाते थे? तो विश्व मोहन भट्ट जो एक व्यक्ति हैं वही बजाते थे गिटार को मोहन वीणा के नाम से, ठीक है। चलिए, और सरोद तो आप लोग जानते ही हैं कि अलाउद्दीन खान सरोद बजाते थे। सितार कौन बजाते थे? तो पंडित रविशंकर, ठीक है। तो ये सब और भी व्यक्ति हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम वाद्यों का वर्णन किस वेद में मिलता है? वाद्यों का वर्णन भाई, वैसे तो कहा जाता है कि संगीत का जो जनक है वो सामवेद को कहा जाता है, लेकिन उससे पहले ही वाद्यों के बारे में बताया गया था। तो कौन सा वेद में? क्या ये अथर्ववेद है या फिर सामवेद है या फिर ऋग्वेद है? इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पहले जो है इसी में क्या किया गया था कि वाद्यों को वर्गीकरण किया गया था, वाद्यों को बताया गया था कि भाई वाद्य भी होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वीणा वगैरह का जो नाम है वो उसमें मिलता है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है 29 नंबर का, भरत काल में मृदंग को क्या कहा जाता था? तो भरत काल की बात कर रहा है, तो भरत काल में मृदंग को क्या उद्गाता कहते थे, त्रिपुष्कर कहते थे या नाष्ठी कहते थे? देखिए हम नाष्ठी की बात करेंगे, बहुत दिन से पूछ रहे थे आप लोग से, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए आप लोगों को। तो दोस्तों नाष्ठी जो है ये सुशीर वाद्यों को कहा जाता है। किसको? किसको? सुशीर वाद्यों को कहा जाता है, ठीक है। देखिए और उद्गाता क्या है? उद्गाता ये प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को उद्गाता कहा जाता था, और भरत काल में जो है मेरे दोस्त मृदंग जो है आपका, ठीक है, मृदंग, ये जो मृदंग दिख रहा है मृदंग को, इसी को क्या कहते थे? त्रिपुष्कर कहा जाता था। जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुष्कर। चलिए आगे देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न है कि मध्यम की आंदोलन संख्या को बताइए। तो मध्यम की आंदोलन संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसका जो जवाब हो जाएगा ये आपका किसका है? 240 सा का है, और ये आपका 400 किसका हो जाएगा? इसका ध का हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका जवाब हो जाएगा 320,